and now we'll try to understand some of the important terms that comes in under the disk management, like the disk formatting, then boot block, bad block. ये बहुत ही जर्नल कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एज वेल, और इंटरव्यूज के लिए मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्म्स. तो आइए इन टॉपिक को पढ़ते हैं. तो विल टॉक अबाउट डिस्क मैनेजमेंट. तो अगर हम बात करें डिस्क मैनेजमेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता ही है कि ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क मैनेजमेंट. तो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्क की सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए. एंड जब हम रिस्पॉन्सिबल कहते हैं तो तीन मेजर फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. वन इज रेफर्ड टू एज डिस्क इनिशियलाइजेशन, या जिसे हम कहते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग फ्रॉम disk, and finally bad block recovery. So all these are the important tasks that are performed by the operating system for managing the disk. So all these are the important tasks that are performed by the operating system for managing the disk. तो इन सारे functions को detail में पढ़ते एक एक करके. First of all is डिस्क फॉर्मेटिंग. तो डिस्क फॉर्मेटिंग पढ़ने से पहले ये इसमें क्या क्या लिखते हैं उससे पहले जस्ट मैं बेसिक ओवरव्यू आपको दूंगी. और ये ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रियल लाइफ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए. जो तीनों टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिस्क फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब ये है, अगर आप एक सीडी को परचेज करते हैं, एक डिस्क को परचेज करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज वो डिस्क ब्लैंक होती है, खाली होती है. उसमें बस एक मैग्नेटिक एक तरीके से आप समझे मटेरियल है, उसके अलावा दैट डिस्क इज एम्प्टी. तो सबसे पहले जब आप डिस्क परचेज कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास डिस्क है, तो उसके सेक्टर्स बनाने बहुत ज़रूरी है. और उसके सेक्टर्स बनाने को ही हम कहते हैं लो लेवल फॉर्मेटिंग. तो एक टर्म हमने पढ़ी, लो लेवल फॉर्मेटिंग. लो लेवल फॉर्मेटिंग इज मेकिंग पार्टीशंस या मेकिंग द सेक्टर्स ऑफ द एम्प्टी डिस्क. तो सबसे पहले आपको डिस्क मिली, आप उसको फॉर्मेट करोगे और उसमें सेक्टर्स बनाओगे, और उस सेक्टर्स को बनाने के टर्म को ही हम कहते हैं लो लेवल फॉर्मेटिंग. और जैसे हम उसके सेक्टर्स बनाते हैं, तो उस हर एक सेक्टर के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है. उस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम. बट वो डेटा स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ताकि सेक्टर को मैनेज कर सके. राइट, इतना चीज़ आपको समझ में आई. डिस्क फॉर्मेटिंग बेसिकली यही है. तो आपने खाली डिस्क खरीदी, उस खाली डिस्क में सेक्टर बनाने को हमने कहा लो लेवल फॉर्मेटिंग. और जैसे ही सेक्टर्स उसमें बने, तो उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक सेक्टर के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ताकि वो पर्टिकुलर सेक्टर को मैनेज कर सके. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और डिटेल में हम इसको समझते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं डिस्क इज इनिशियली ब्लैंक. और मैं मतलब बहुत सारी ऐसी ऑब्वियसली बात है, आई कैन नॉट राइट द कंप्लीट थ्योरी, बट मैं स्टिल सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ जो कि आपको एग्जामिनेशन में जरूर मेंशन करने हैं. बट उसके अलावा भी अगर मैं कुछ आपको बोल रही हूँ तो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये कंप्लीट थ्योरी पार्ट है. तो आई एम राइटिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बाकी आई एम डिक्टेटिंग इट सो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड मेक नोट्स अप्रोप्रिएटली फॉर ऑल दिस टॉपिक, क्योंकि बुक से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. तो अगर हम डिस्क फॉर्मेटिंग की बात करें, तो डिस्क इज इनिशियली ब्लैंक, इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. दिस इज कॉल्ड, जब हम डिस्क को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड लो लेवल फॉर्मेटिंग, या फिर हम इसको फिजिकल फॉर्मेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि फिजिकली हम डिस्क को डिवाइड करें इन सेक्टर्स. तो मेरा मतलब ये है, हमने एक डिस्क खरीदी, वो इनिशियली ब्लैंक थी, फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया सेक्टर्स में. ठीक है, ये तो एक ही प्लेटर की हम बात करें, ऐसे बहुत सारे प्लेटर्स होंगे और हर एक प्लेटर्स में सेक्टर्स भी हैं. तो लाइक दिस इज दी सेक्टर. नाउ कॉरस्पॉन्डिंगली टू एवरी सेक्टर the operating system will create a data structure.
एक पर्टिकुलरली डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, में कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम विल now for particularly each sector the operating system will create a data structure means एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम कुछ piece of information को hold करके रखे हुए हैं. First one is like the header, then the data and trailer. और इसका मतलब आपको इससे भी समझ में आएगा जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक पढ़ा हुआ है. तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में हमें पता है कि जब भी हमारे को कोई डेटा स्ट्रक्चर होल्ड करना पड़ता है, उससे पहले हम एक हेडर लगाते हैं और उसके बाद में एक ट्रेलर लगाते हैं. तो हर एक सेक्टर के लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे. उससे पहले उसमें होगा 3 कंपोनेंट, हेडर, डेटा एंड ट्रेलर. तो इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो भी देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट दिस थिंग इन लो लेवल फॉर्मेटिंग. A data structure will be created for every sector. It contains, first of all is the header, second is the data. तो डेटा ऑब्वियसली टेल्स कि उस सेक्टर में कितना अमाउंट ऑफ डेटा आता है. और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो अमाउंट ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर ट्रैक सेक्टर में रहता है वो फिक्स रहता है. जैसे हमने फिक्स कर दिया कि 512 बाइट का डेटा ही आ सकता है. तो एक वेरिएबल साइज ने एक फिक्स साइज है सेक्टर का, में डेटा आ सकता है 512 बाइट का. उससे पहले हमने हेडर इंक्लूड किया एंड फाइनली हमने इंक्लूड किया ट्रेलर का. तो अगर हेडर पे हम बात करें, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज द सेक्टर नंबर. अगर हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में रेफर करना है, उसके उसमें डेटा स्टोर करना है, उसे डेटा रिट्रीव करना है, तो हमें उसे कुछ नाम देना पड़ेगा. जैसे हम स्टूडेंट्स को नाम देते हैं ताकि हम उनको रेफर कर सकें, तो उसी तरीके से सेक्टर को भी हमें नाम देना पड़ेगा या नंबर देना पड़ेगा जो यूनिक रहता है. तो हेडर में हम डालेंगे उसका सेक्टर नंबर. एंड ट्रेलर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसमें हम डालते हैं, तो ट्रेलर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसमें हम डालते हैं एरर करेक्टिंग कोड, दैट इज इन शॉर्ट फॉर्म रेफर टू एज ECC. और ये टर्म हम इससे पहले भी बहुत बड़ी पढ़ चुके हैं. तो ECC का काम क्या है कि अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो उस प्रॉब्लम को, या एरर आ जाएगा, उस एरर को ठीक करने का काम कौन करेगा? दिस एरर करेक्टिंग कोड. जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी देख चुके हैं, या आपने कंप्यूटर नेटवर्क में भी हो सकता है पढ़ा हो या आगे पढ़ने वाले हो. तो सेक्टर में ऑब्वियसली आता है हमने डेटा स्टोर किया है, उस डेटा के बेसिस पे हम ECC उसका कैलकुलेट करेंगे. अब जब उस सेक्टर को हमें रीड करना है या ट्रांसफर करना है टू दी मेन मेमोरी, हम ECC को वापस से कैलकुलेट करेंगे. अगर तो ECC पहले जितना ही सेम आता है तो इसका मतलब उस डेटा में कोई एरर नहीं है. बट अगर ECC सेम नहीं आता, दैट मीन्स डेटा में कहीं ना कहीं एरर है. उस एरर को ठीक करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दिस इज द फंक्शन. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हम लो लेवल फॉर्मेटिंग करेंगे. लो लेवल फॉर्मेटिंग मीन्स हम सेक्टर्स बनाएंगे, हर एक सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंगली एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा. जैसे उसमें हेडर होगा, डेटा होगा और ट्रेलर होगा. हेडर का बेसिक फंक्शन ये है कि वो सेक्टर का नंबर होल्ड करेगा, और ट्रेलर का बेसिक फंक्शन ये है कि एरर्स को डिटेक्ट करेगा, करेक्ट करेगा. मीन्स अगर सेक्टर में कहीं ना कहीं एरर आएगा तो वो काम भी ठीक कर देगा आपका ECC कोड. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा लो लेवल फॉर्मेटिंग के बारे में बात, या फिजिकल फॉर्मेटिंग के बारे में बात. इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद से कुछ और डेटा स्ट्रक्चर बनाएगा. OS रिकॉर्ड्स इट्स ओन डेटा स्ट्रक्चर. OS भी फिर फर्दर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी फर्दर दो और काम करेगा. वो दो काम क्या है? सबसे पहले इट विल पार्टीशन disk into cylinders, and every cylinder will be treated as a separate disk. तो सिलेंडर्स के बारे में ऑलरेडी हम जो स्टार्टिंग में डिस्क स्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं. तो जो सिलेंडर्स बनाने का काम होता है वो काम किसका होता है? वो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? पार्टीशन करेगा डिस्क को इनटू वेरियस सिलेंडर, और हर एक सिलेंडर को अलग डिस्क की तरह ट्रीट करेगा. मीन जितने सिलेंडर्स हैं उतने डिस्क हैं, ये एज्यूम करके चलेगा. नेक्स्ट इज इट विल परफॉर्म व्हाट इज नोन एज लॉजिकल फॉर्मेटिंग.
अब पहले तो हमारी थी, तो पहले हमारी थी लो लेवल फॉर्मेटिंग, अब क्या है, लॉजिकल फॉर्मेटिंग। तो लॉजिकल फॉर्मेटिंग कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो लॉजिकल फॉर्मेटिंग में क्या होगा, ओएस विल क्रिएट फाइल सिस्टम। अब डिस्क को यूज करने के लिए उसमें फाइल सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, और फाइल सिस्टम बनाने से मेरा मतलब है हम उसमें बनाएंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारा एम्प्टी होगा। एंड एक इंफॉर्मेशन और हम बनाते हैं, दैट इज दी आई नोड डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई नोड का यूज क्या होता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप फाइल सिस्टम का टॉपिक करेंगे। बट आई नोड या फिर हम जिसको कहते हैं फैट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, ये दोनों ही टर्म्स हम तब यूज करेंगे जब हम फाइल्स पढ़ चुके होंगे। बट एनी वे इट इज यूज टू मैनेज दी फाइल्स। तो क्योंकि हमारे फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स आप देखें इसमें ह्यूज अमाउंट में होती है, तो आप उनको ढूंढ सके, नेविगेट कर सके, उनमें चेंजेस कर सके, इसलिए सारे फाइल्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आई नोड बनाते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर हम अपना फाइल और लोकेशन टेबल बनाएंगे, दैट इज दी फैट टेबल। तो ये दो काम है जो फॉर्मेटिंग के लिए होता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अब हमने नेक्स्ट पढ़ा डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है। डिस्क फॉर्मेटिंग मीन सिंपली कि खाली डिस्क लो, उसमें सेक्टर्स बनाओ, उसको कहेंगे हम लो लेवल फॉर्मेटिंग। तब जब हमने सेक्टर्स बना दिए, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ काम करेगा। सबसे पहले वो करेगा, डिस्क को बनाएगा सिलेंडर्स में, और हर एक सिलेंडर को अलग डिस्क एक्ट करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम करता है वो लॉजिकल फॉर्मेटिंग का होता है, कि डिस्क के लिए फाइल सिस्टम क्रिएट करता है। तो फाइल सिस्टम में डायरेक्टरी बनाएगा, आई नोड का डेटा स्ट्रक्चर बनाएगा, या फिर फाइल एलोकेशन टेबल बनाएगा। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी कंसेप्ट ऑफ डिस्क फॉर्मेटिंग। एंड अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इन टॉपिक्स से थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं, तो जो भी हम लिख रहे हैं वो भी आप जरूर नोट्स बनाएं, और जो भी मैं बोल रही हूँ अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उनके भी आप नोट्स जरूर बनाएं। कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्क फॉर्मेटिंग, राइट शॉर्ट ऑन बूट लॉक एंड सो ऑन। नाउ दी नेक्स्ट कंसेप्ट इज, सेकंड कंसेप्ट की अगर हम बात करें, दैट इज बूट ब्लॉक। तो डिस्क की मैनेजमेंट के लिए एक और कंसेप्ट आया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बूट ब्लॉक। उसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग। हो सकता है आपने बहुत बारी ये चीज सोची होगी कि जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम पावर ऑफ है, सारी इंफॉर्मेशन अभी इस टाइम पे लॉस है, कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हो रही। लॉस तो नहीं, हम कहेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन अभी डिस्प्ले नहीं हो रही। जैसे हमने सिस्टम को ऑन किया, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन तो हो रही होगी, राइट। तो जैसे हमने सिस्टम को ऑन किया, तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना चाहिए, मेन मेमोरी इनिशियलाइज होनी चाहिए कि ये मेन मेमोरी है, ये लोकेशन है, जो लोकेशन भरी है कुछ भी, तो हमारी मेन मेमोरी इनिशियलाइज होनी चाहिए, हमारे जो डिवाइसेस है वो इनिशियलाइज होने चाहिए। तो जैसे ही कोई चीज स्टार्ट होती है, तो कुछ इनिशियलाइजेशन टास्क है जो जरूर परफॉर्म होने चाहिए, एंड दैट टास्क आर रेफर टू एज द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। आई थिंक सो एंड आई होप कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल बेसिक है कंप्यूटर्स का। अगर आपने 10th 11th में भी कंप्यूटर्स पढ़ी होगी, वहां पे भी आपने इस टर्म के बारे में जरूर पढ़ा होगा, दैट इज द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। में इनिशियलाइजेशन टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म होने जरूरी है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। जैसे सपोज करो हम अपना दिन भी शुरू करते हैं, जो स्टार्टिंग के मेजर टास्क है जिससे हम अपनी शुरुआत करते हैं, एक तरह से उनको कहो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है। तो स्टार्टिंग के कुछ ऐसे टास्क जिससे कंप्यूटर सिस्टम अपनी शुरुआत करेगा जब हमने उसको ऑन किया है, दैट इज रेफर टू एज दी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। तो बूट ब्लॉक समझने के लिए आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये वर्ड का ना, ये टर्म कहाँ से है बूट। तो बूट आया है फ्रॉम द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। तो इस पहले डेफिनेशन को लिखते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या लिखा है, व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट इट नीड सम इनिशियल प्रोग्राम टू रन। तो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए कोई ना कोई इनिशियल प्रोग्राम चाहिए टू रन या टू एग्जीक्यूट, एंड इस इनिशियल प्रोग्राम को हम कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। है। और ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम अलग अलग टाइप ऑफ टास्क करता है, जैसे इनिशियलाइज करता है हमारे सीपीयू के रजिस्टर्स हो गए, डिवाइसेस को इनिशियलाइज करेगा, मींस डिवाइस कंट्रोलर को इनिशियलाइज करेगा, फिर हमारे मेन मेमोरी के जितना भी कंटेंट है उसको इनिशियलाइज करेगा, एंड फाइनली एक इंपॉर्टेंट टास्क भी करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टार्ट करेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को भी तो मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा, रैम में डालना पड़ेगा, तभी तो काम होगा।
तो अगर देखा जाए तो जैसे हमने पावर ऑफ किया तो रैम के कंटेंट तो डिलीट हो गए, क्योंकि वी नो इट इज अ नॉन वॉलेटाइल टाइप, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, मीन जो भी हम डेटा उसमें रखते हैं वो लॉस हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हर बार आपको लोड करना पड़ेगा, तो वो लोडिंग कौन करता है, वो करता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। तो इतना समझ में आना चाहिए। अभी हम सिर्फ ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब हम बूट ब्लॉक की बात कर रहे थे, जब हम बूट ब्लॉक की बात करते हैं तो उसका टर्म कहाँ से आया, बूट का टर्म आया फ्रॉम दिस बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। और एक और चीज है, ये जो हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बनाते हैं ये बहुत ही सिंपल होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ इसको इनिशियलाइज करना है। तो इसको सिर्फ बताना है कि ये सीपीयू रजिस्टर्स है, मेन मेमोरी ये है, इसका कंटेंट ये है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को बस मेन मेमोरी में लेके आएगा। तो हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना जब पावर ऑन होता है, राइट। अब वन इम्पॉर्टेंट इशू जो आप इस बारे में खुद भी सोचे कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम आखिरकार फिर कहाँ होगा और कैसे वो एग्जीक्यूट होता होगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपको शो करूंगी ताकि विजुलाइज करना आसान हो, आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है ऑब्वियसली बात है कहाँ होता होगा, रैम या रोम में। तो इट विल बी इन रोम। तो रोम में होने का क्या क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रोम को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, रोम ऑलरेडी हार्ड वायर्ड होता है। तो रोम को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो रीड ओनली होता है, तो इसका मतलब हम उसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते। और वो नॉन वॉलेटाइल होता है, मीन्स वहां का जो डेटा है वो लॉस नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली बात है हम नहीं चाहते कि हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि बूटस्ट्रैप के थ्रू ही बाकी सारे काम हो रहे हैं। तो हम बूटस्ट्रैप को कहाँ रखेंगे, रोम में रखेंगे। अब जैसे हमने पावर ऑन किया, रोम भी अपने आप ही एग्जीक्यूट होता है, तो रोम में बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम सबसे पहले डिस्क पे ओएस का कर्नल ढूंढेगा, डिस्क पे ओएस का कर्नल ढूंढेगा। तो ओएस का ढूंढने के बाद उस ओएस को लोड करेगा इन दी मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी में जब ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर ये बाकी सारे काम कर देगा विदाउट एनी इशू, राइट। तो अगर हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन देखें तो एग्जीक्यूशन कैसे हो गया कि हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है रोम में, फिर रोम से उसने सबसे पहले ओएस को ढूंढा, ओएस को ढूंढा ऑन दी डिस्क, डिस्क से उसको लेके आया मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से फिर वो फर्स्ट लोकेशन पे जंप करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, अपने जो भी टास्क है, इनिशियल टास्क है वो परफॉर्म करेगा। तो इसको फ्लो चार्ट में शो करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज इन रोम। तो रोम में होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, नो इनिशियलाइजेशन, फिक्स लोकेशन, कैन एग्जीक्यूट, पावर अप। तो सबसे पहले अगर हम स्टेप्स देखें, these are the steps that are executed basically when the computer is power on। जैसे आप पावर ऑन करते हो तो आप देखो कितने सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, दैट इज इन दी रोम, रीड ओनली मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी में होने का क्या रीजन है, एक तो इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, होती है रीड ओनली मेमोरी को। रीड ओनली मेमोरी एक फिक्स लोकेशन में होती है। देन जैसे ही पावर ऑन होएगा तभी उसमें जो रीड ओनली मेमोरी के जो भी प्रोग्राम्स है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। एंड क्योंकि ये रीड ओनली है इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, राइट। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करेगा, इट विल फाइंड ओएस ऑन दी डिस्क। तो बेसिकली जो हमारी हार्ड ड्राइव है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को ढूंढेगा, एंड देन इट विल लोड दी ओएस टू मेन मेमोरी, इनिशियल एड्रेस और ओएस बिगिन। राइट। तो बूट जैसे हम पावर ऑन करते हैं ये सारे काम होते हैं, सबसे पहले बूटस्ट्रैप प्रोग्राम हमने ढूंढा। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का मेजर काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढेगा डिस्क पे, एंड डिस्क पे ढूंढने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देगा इन दी मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में लोड करने के बाद वो क्या करेगा, वो लोड करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के इनिशियल एड्रेस पे जाएगा ताकि
ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम कर सके और वो बाकी सारी चीज़ों को इनिशियलाइज कर दे। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये सारा काम हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। सो मेजर प्रॉब्लम इज दैट, क्योंकि हमने ये कहा है कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रोम पे होगा, तो ये तो बात ठीक है कि इसमें इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिक्स लोकेशन पे रहेगा, सब चीज़ें बहुत आसान होगी। बट फिर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें चेंजेस करने का मतलब ये है कि जो हमें रोम की हार्ड जो मतलब जो ये रोम है ये हार्ड वायर्ड है, तो कोई भी चेंजेस करना मीन्स हमारे को रोम की चिप्स में चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो प्रॉब्लम इज टू change the problem is to make changes the bootstrap program. We need to, तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये बात तो ठीक हो गई कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रोम में रखने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई, बट एक मेजर प्रॉब्लम ये आ गई कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को चेंज करने का मतलब है हमें रोम की चिप्स में चेंज करना पड़ेगा, और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम बूट ब्लॉक का यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रोम में हम अपने बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को नहीं रखेंगे, रोम में रखेंगे सिर्फ एक सबसेट ऑफ द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। उसका काम क्या होगा, वो एक्चुअल बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को डिस्क से लोड करेगा मेमोरी में। राइट, अब ये इस चीज को समझने की कोशिश करना। हम पूरे के पूरे बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रोम में नहीं रख रहे हैं, एक सबसेट को रख रहे हैं। उस सबसेट का काम क्या है, एक्चुअल बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को डिस्क से लोड करेगा टू दी मेन मेमोरी, और फिर वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम वही काम करेगा जो अब तक करता आया है। बट हमने क्या चेंज किया है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रोम में ना रख के उसको हमने रखा है डिस्क में, और डिस्क से उसे लोड करने की एक इंस्ट्रक्शन हमने रख दी इन दी रोम। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसी तरीके से हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होगा। अब जिस पार्ट ऑफ डिस्क में हम अपना बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रखते हैं, उस पार्ट ऑफ डिस्क को हम कहेंगे बूट ब्लॉक। बस सिंपल इतना कंसेप्ट है। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को जिस भी हम ब्लॉक ऑफ डिस्क में रखेंगे उसको हम कहेंगे बूट ब्लॉक। राइट, अब इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर आपको बूटस्ट्रैप प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं तो डिस्क में जाके उस प्रोग्राम में आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस इन द रोम। नाउ सॉल्यूशन टू द अबव प्रॉब्लम। रोम में हम रखते हैं टाइनी प्रोग्राम, एंड एक्चुअल अगर हम डिस्क की बात करें, में रख रहे हैं हम अपना बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है, एंड दी टाइनी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, इसका काम क्या है, इट विल फाइंड एंड लोड द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूट। तो इस बात को मैंने डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की है। अब क्या होगा, रोम में हमारा पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम नहीं होगा, रोम में हमारा होगा टाइनी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। तो टाइनी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का काम क्या है, वो डिस्क पे ढूंढेगा हमारा एक्चुअल बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, उस बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को देन लोड कर देगा मेन मेमोरी में। तो इसमें हमारा होगा मेन मेमोरी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। अब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इनिशियलाइजेशन टास्क को लोड करेगा, और जिस लोकेशन पे हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होगा डिस्क में, दैट इज रेफर टू एज दी बूट। मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस डायग्राम इज नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस डायग्राम को बनाने का मेन मोटिवेशन या मेन जो एम है वो ये है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में पूरा काम हो कैसा है। तो एग्जामिनेशन के लिए यू कैन सिंपली राइट देन, so finally you can simply write that most system share a tiny bootstrap program in ROM. Most system, so you can write it as most system
store a tiny bootstrap program in Room whose job is to bring full bootstrap program from the disk. अब इसका एडवांटेज क्या रहेगा कि वी कैन easily change the full bootstrap program, क्योंकि वो अब डिस्क पे है तो डिस्क में easily हम changes कर सकते हैं. एंड फुल बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन बूट ब्लॉक ऑन द डिस्क. तो डिस्क में वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर ब्लॉक जहाँ पे हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रखते हैं उसको हम कहते हैं बूट ब्लॉक. और इसकी लोकेशन फिक्स होती है ताकि हम ऑटोमेटिकली उसी लोकेशन से उस ब्लॉक को लोड कर सके. तो दैट इज ऑल अबाउट दी बूट ब्लॉक. तो बैड ब्लॉक जैसे आपको मे बी नाम से समझ में आ रहा है, बैड ब्लॉक्स मीन्स कुछ ऐसे ब्लॉक्स होंगे डिस्क के जो बैड हो जाएंगे, मीन्स जो खराब हो जाएंगे. तो यही होता है बैड ब्लॉक्स में भी. तो व्हाट हैपेंस इज, ऑब्वियसली बात है, डिस्क इज प्रोन टू फेलियर्स. मतलब डिस्क में फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे मूविंग पार्ट्स होते हैं. अगर हम रीड राइट हेड को देखा जाए जो कि डिस्क से जस्ट ऊपर होते हैं, तो क्योंकि हमारा स्पिंडल रॉड घूमता है या डिस्क की आर्म असेंबली भी घूम रही है, तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है और वो मैग्नेटिक मटेरियल को हो सकता है खराब कर दे. तो डिस्क इज प्रोन टू फेलियर बिकॉज ऑफ द मूविंग पार्ट्स. अब ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा डिस्क खराब हो जाए. अगर पूरा डिस्क खराब हो जाए तो वी हैव नो ऑप्शन, हमें उस डिस्क को रिप्लेस ही करना पड़ेगा. वी हैव टू परचेज अ न्यू डिस्क. दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव. बट ज्यादातर क्या होता है कि पूरी के पूरे डिस्क खराब नहीं होती, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो खराब हो जाते हैं. तो जो ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो खराब हो गए, जिनमें कुछ ना कुछ एरर आ गया, दोज ब्लॉक्स आर रेफर्ड टू एज बैड ब्लॉक. तो सबसे पहले हमें समझना है कि बैड ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है. तो ऐसे सेक्टर्स या ऐसे ब्लॉक्स जो खराब हो गए हैं, जिनमें कुछ ना कुछ एरर आ गया है, उन्हें हम कहते हैं बैड ब्लॉक्स. और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बैड ब्लॉक्स को रिप्लेस करेगा दूसरे ब्लॉक से. और वो कैसे रिप्लेस करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले देखते हैं बैड ब्लॉक्स की डेफिनेशन. तो डिस्क आर प्रोन टू फेलियर जैसे मैंने बताया बिकॉज ऑफ द मूविंग पार्ट्स. तो अगर तो पूरा कंप्लीट फेलियर हो गया, मीन्स पूरी की पूरी डिस्क खराब होगी, तो ओनली ऑप्शन है टू रिप्लेस दैट डिस्क. अदरवाइज मोर फ्रीक्वेंटली क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सेक्टर्स जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, एंड दीज आर रेफर्ड टू एज बैड ब्लॉक्स. तो शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ मैं नोट्स फॉर्म में लिख रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. अदरवाइज यू कैन मेक नोट्स योर सेल्फ. तो व्हाट हैपेंस इज, अब कुछ ब्लॉक्स हो गए जिनमें डिफेक्ट आ गए, जो खराब हो गए, तो अब उन ब्लॉक्स को रिप्लेस करने की जरूरत है. अब ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करवाता है, बट किससे कराता है, विद द हेल्प ऑफ द डिस्क कंट्रोलर. तो अब पहले इस प्रोसेस को समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो हमारे पास डिस्क कंट्रोलर होता है वो एक लिस्ट मेंटेन करके रखेगा कि कौन कौन से ब्लॉक या कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो डिफेक्टिव है. जैसे वो ये ध्यान रखेगा कि सेक्टर 87 डिफेक्टिव है, सेक्टर 14 डिफेक्टिव है, सेक्टर 70 डिफेक्टिव है. तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो डिफेक्टिव है. अब क्या होता है, जब हमारी लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है, जब हम अपने डिस्क को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, आई होप यू नो. तो जब हम अपने सेक्टर्स को इनिशियली जब हम अपने डिस्क को इनिशियली सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो डिस्क कंट्रोलर कुछ सेक्टर्स को रिजर्व कर लेता है. ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सेक्टर्स बताता ही नहीं है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन के वक्त पे डिस्क कंट्रोलर को कह सकता है कि इन बैड ब्लॉक्स को रिप्लेस कर दें विद दी स्पेयर सेक्टर्स, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज दी सेक्टर स्पेयरिंग. इस बात को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग इज कि डिस्क कंट्रोलर जो लो लेवल फॉर्मेटिंग के वक्त पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बताता, उनको अपने पास ही रखता है एज स्पेयर सेक्टर्स. खाली हैं सेक्टर्स, लेकिन अपने पास ही रखा हुआ है, उनको किसी भी काम में यूज नहीं लाएगा. दैट इज वाई दे आर रेफर टू एज दी स्पेयर सेक्टर. अब क्या करेगा, डिस्क कंट्रोलर ही मेंटेन करके रखेगा कि कौन कौन से सेक्टर्स बैड हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें प्रॉब्लम आ रही है. उनमें जिनमें भी प्रॉब्लम आएगी उनको रिपोर्ट कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को. अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क कंट्रोलर को कहेगा कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को रिप्लेस कर दो उन सेक्टर्स से जो आपके पास स्पेयर पड़े हुए हैं. दिस इज रेफर्ड टू एज सेक्टर स्पेयरिंग. Okay, so we'll write this method. We'll write to replace bad blocks. We can implement following method. हम फर्स्ट मेथड की बात करें, दिस इज रेफर्ड टू एज सेक्टर पेयरिंग और फॉरवर्डिंग.
में आप बताएंगे कि डिस्क कंट्रोलर, this is the entire process, that is disk controller will maintain list of bad blocks। कौन कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बैड है, जिनमें प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उनकी एक लिस्ट मेंटेन करके रखेगा। एंड ऑब्वियसली बात है, इट विल ऑल्सो सेट सम स्पेयर सेक्टर्स असाइड ड्यूरिंग लो लेवल फॉर्मेटिंग। दिस इज ड्यूरिंग लो लेवल फॉर्मेटिंग। So disk controller also set aside some spare sector that is not visible, I'm sorry, that is not visible to the operating system during the low level formatting. So operating system can ask the disk controller to replace each of the bad sector with the spare sector। वो कहेगा कि आपके पास कुछ spare sectors पड़े हुए हैं, उसको नहीं पता कि कौन से सेक्टर्स हैं, बट कुछ पड़े हुए हैं आपके पास, तो आप इन बैड सेक्टर्स को स्पेयर सेक्टर से रिप्लेस कर दो। So that is the process known as sector sparing or forwarding। This is process को explain करते हैं with an example। So I've given you an example and I think so that it will make everything very clear। So like OS reads a logical block 17, तो उसको 17 वाला ब्लॉक नंबर जो सेक्टर नंबर उसे पढ़ना है, और उसको पढ़ के वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर करना चाहता है। तो जो डिस्क कंट्रोल है वो क्या कैलकुलेट करेगा, सबसे पहले वो कैलकुलेट करेगा ईसीसी, दैट इज द एरर करेक्टिंग कोड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ईसीसी कैलकुलेट करेगा, और जो इनिशियली उसने कैलकुलेट किया था उस दोनों में डिफरेंस आ गया, तो उसको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम है, मीन्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक में प्रॉब्लम है, और वो रिपोर्ट कर देगा ओएस को, ब्लॉक में प्रॉब्लम है, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक एरर जनरेट हो जाएगा, ओएस भी एक एरर जनरेट कर देगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्लॉक में या पार्ट ऑफ डिस्क में कुछ इश्यू आ गया। नेक्स्ट टाइम जब रीबूट होएगा सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विल आस्क द कंट्रोलर टू रिप्लेस द सेक्टर 7 विद एनी स्पेयर सेक्टर। तो जो भी उसके पास खाली सेक्टर पड़ा है, स्पेयर में पड़ा हुआ है सेक्टर, उससे लॉजिकल ब्लॉक नंबर 17 को रिप्लेस कर दे। अब वो ब्लॉक नंबर क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता, कंट्रोलर को पता है। लेट सपोज कि वो ब्लॉक नंबर है 203, तो 203 जो सेक्टर था वो खाली था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि हाँ इसको रिप्लेस कर दो, तो कंट्रोलर ने 17 को रिप्लेस कर दिया 203 से। अब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हर बारी डिमांड करेगा लॉजिकल ब्लॉक 17 का, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगी एट ब्लॉक नंबर 203। दैट इज लास्ट स्टेप पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट टू लॉजिकल ब्लॉक 17 विल बी रीडायरेक्टेड टू द रिप्लेसमेंट सेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है ये रीडायरेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओएस जैसी रीड करने के लिए कहेगा लॉजिकल ब्लॉक 17, तो रीड होगा लॉजिकल ब्लॉक 203, तो ये एक रीडायरेक्शन हो जाएगी जो कि कंट्रोलर सेट कर देगा, राइट। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है, वी कैन नॉट यूज एनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें ये जो नेविगेशन है इसको ऑप्टिमाइज करना है, इस पूरी मेमोरी को ऑप्टिमाइज करना है। तो रीडायरेक्शन आप देखें बहुत बड़ा हो गया, 17 ब्लॉक से हमें डायरेक्टली एक पॉइंटर लेके जाना है 203, तो जो भी ऑपरेशन हम 17 पे करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट होंगी एट 203, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ जाएगी। इसके लिए हम एक और टेक्निक पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, बट पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। तो प्रॉब्लम इज इट इज हैविंग मोर रीडायरेक्शन, सो वी कैन नॉट यूज एनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट वी वांट टू यूज, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए, फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, वी यूज नेक्स्ट टेक्निक दैट इज नोन एज सेक्टर स्लिपिंग। तो ऐसे हमारे पास ये अलग अलग सेक्टर या ब्लॉक नंबर है, या ब्लॉक number, yeah। Now what is happening is sector 17 is at fault, ठीक है, ये सेक्टर 17 बैड ब्लॉक है, और यू कैन से दैट इट इज अ बैड ब्लॉक। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देखा जैसे 203 हमारा है स्पेयर सेक्टर, so what is happening is we are redirecting any request of logical block number 17 to block number 203, so this is the redirection। All this is happening in case of sector pairing, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, 17 ऐसा ब्लॉक है जो कि बैड है, जिसमें प्रॉब्लम आ गई, तो हमने एक खाली सेक्टर ढूंढा, कंट्रोलर ने खाली सेक्टर ढूंढा, खाली सेक्टर मिला उसे 203 पे, तो 17 को उसने रीडायरेक्ट कर लिया एट 203, बट ये रीडायरेक्शन हम देखें बहुत बड़ा है। तो एज अ सॉल्यूशन टू दिस व्हाट विल हैपन इज सेक्टर
स्लिपिंग के केस में, सेक्टर स्लिपिंग के केस में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली आते नाम से भी समझ में आ रहा है, हम सेक्टर्स को स्लिप कर रहे हैं। तो स्लिप का मतलब ये है क्योंकि 203 सेक्टर ऐसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 203 ऐसा सेक्टर है जो खाली है, तो हम क्या करेंगे 202 को कॉपी कर देंगे या रीडायरेक्ट करेंगे 203 में, 201 को कॉपी करेंगे 2202, ऐसे 200 को कॉपी करेंगे 201 में, एंड सो ऑन जाते जाते 18 को कॉपी करेंगे हम 19 में, रीडायरेक्ट करेंगे, एंड फाइनली 17 को अगर हम रीडायरेक्ट करेंगे टू ब्लॉक नंबर 18, क्योंकि फाइनली ऐसे ऐसे करते करते 18 ब्लॉक नंबर हमारा स्पेयर हो गया। तो ये हम स्पेयर हो गया, तो फाइनली जो रीडायरेक्शन है बहुत छोटी हुई फ्रॉम 17 ब्लॉक नंबर टू 18, एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज दी सेक्टर स्लिपिंग। तो इसमें रीडायरेक्शन नहीं है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक को हम शिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज दी सेक्टर स्लिपिंग। इसके बारे में लिख लेते हैं। This is referred to as slipping the sectors to the next location will free the space of sector 18. So sector 17 can be mapped onto sector 18. So सिर्फ मैपिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत बड़ा रीडायरेक्शन नहीं हो रहा। एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज सेक्टर स्लिपिंग, इसे हम कहते हैं सेक्टर स्लिपिंग। तो हमने यहाँ पे देखा बैड ब्लॉक्स के बारे में, एंड बैड ब्लॉक्स कहीं ना कहीं काफी हद तक क्या कर रहा है, इट इज बीइंग, और हमने यहाँ पे देखा बैड ब्लॉक्स के बारे में, एंड बैड ब्लॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक्स देखे, दैट इज सेक्टर स्पेयरिंग एंड सेक्टर स्लिपिंग। तो अभी हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की। वन इज रेफर टू एज द डिस्क फॉर्मेटिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी खाली डिस्क है उसमें हम सेक्टर्स बना रहे हैं, तो हम लो लेवल फॉर्मेटिंग कह रहे हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद से स्ट्रक्चर्स बनाता है उसको हम लॉजिकल फॉर्मेटिंग कहते हैं। देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखा बूट ब्लॉक का, ऐसा पार्ट ऑफ डिस्क जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है इन दी डिस्क, दैट इज रेफर्ड टू एज दी बूट ब्लॉक। और देखा बूट ब्लॉक की मैनेजमेंट कैसे होती है। एंड फाइनली हमने बात की बैड ब्लॉक के बारे में। तो जब हमने बैड ब्लॉक के बारे में देखा तो हमने ये पढ़ा कि ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें कोई डिफेक्ट आता है, एंड उन ब्लॉक्स को हम कहते हैं बूट ब्लॉक। एंड उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दो और टेक्निक्स के बारे में बात की, वन इज सेक्टर पेयरिंग एंड दी अदर वन इज सेक्टर स्लिपिंग।